आज के इस रैपिड रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह, राइज ऑफ मुगल एम्पायर भी आपके चैप्टर का नाम हो सकता है, दोनों ही चैप्टर का कंटेंट सेम है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखो यार, हुआ क्या था कि मुगल एम्पायर की स्थापना से पहले भारत में दिल्ली सल्तनत था, है ना। दिल्ली सल्तनत चल रहा था, जिसकी लास्ट डायनेस्टी थी लोधी डायनेस्टी। अब धीरे धीरे तुगलक से ही, है ना, मोहम्मद बिन तुगलक से ही क्या हो गया, दिल्ली सल्तनत की एक डाउनफॉल शुरू हो गया। और इब्राहिम लोदी जो आखिरी दिल्ली सल्तनत के रूलर थे, उनके साथ बाबर ने जो है लड़ाई करके मुगल सल्तनत की स्थापना यहाँ पर कर दी थी। तो 16th सेंचुरी के आसपास इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स थे, ठीक है। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल स्मॉलर किंगडम्स। रूलर जो थे मोस्टली इंडिपेंडेंट थे। दिल्ली सल्तनत जो है वो बिल्कुल टर्मोइल में चल रहा था। वहां पर एक व्यक्ति आया, बाबर। कौन थे भैया बाबर? बाबर जिनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इंडिया के नहीं थे, सेंट्रल एशिया से हमारे इंडिया में आए थे। इनके फादर और मदर जो है, उनका जो डिसेंडेंट थे, उनके जो पूर्वज है, वो अमीर, तिमूर और गेंगिस खान के परिवार के थे। अब क्या हुआ भैया, इन्होंने मुगल एम्पायर की स्थापना भारत में की थी, है ना। अब इनकी अर्ली लाइफ कैसी थी, तो ये जो है 11 साल की उम्र में ही इनके फादर, है ना, 1494 सी में इनके फादर, इनके पापा की डेथ हो जाती है। उस समय ये फेर घाना के रूलर बन जाते हैं। अब ये इतने छोटे हैं, फेर घाना के रूलर बन गए, इनके पापा है नहीं, तो इनके दुश्मन बहुत सारे हो जाते हैं, है ना। 14 ईयर्स की उम्र में इन्होंने समरकंद नाम की एक जगह, जो इनका ड्रीम था, उसको कॉन्कर कर लिया। पर इनके इतने दुश्मन बन गए कि इन्होंने क्या किया, दोनों ही फेर घाना और समरकंद दोनों को इनको हारना पड़ा, यानी कि छोड़ना पड़ा। उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे ये। बहुत स्ट्रगल के बाद बेटा काबुल पे इन्होंने जीत हासिल कर ली 1504 सी में, और समरकंदों को वापस जीतने की कोशिश बहुत बार की, पर कभी कर नहीं पाए। फिर क्या हुआ, 1522 सी में दौलत खान लोदी ने इंडिया बुलाया इनको। दौलत खान लोदी ने सोचा कि मैं इनको इंडिया बुलाता हूँ, क्योंकि इब्राहिम लोदी बहुत क्रूअल, बहुत खराब राजा था। तो दौलत खान ने सोचा मैं बाबर को बुला लेता हूँ, वो इब्राहिम लोदी को मार देगा और वापस चला जाएगा। बट हुआ कुछ यूं कि बाबर इंडिया तो आए दौलत खान लोदी के इनविटेशन पर, इब्राहिम लोदी को हराया भी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में, बट इंडिया ही रुक गए और वहां से मुगल सल्तनत की स्थापना हो गई, ठीक है। बाबर जो है इंडिया आ गए, इब्राहिम लोदी को उन्होंने हरा दिया यहाँ पर, और उसके बाद ये क्या बन गए, हमारे इंडिया के दिल्ली सल्तनत को हटा के इंडिया में मुगल सल्तनत के स्थापक यहाँ पर बन गए, ठीक है। बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी को हरा दिया। कब? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो कब लड़ी गई, 1526 सी में यहाँ पर लड़ी गई। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद क्या हुआ, अब भाई सिर्फ बाबर ने जब इंडिया आए बाहर से, तो सिर्फ उनके लोधी थे क्या दुश्मन? नहीं, और भी रूलर्स जैसे राजपूत उनके बहुत बड़े क्या थे, दुश्मन थे। राजपूत हो गए, अफगान हो गए, ये भी इनके दुश्मन थे। तो एक एक करके क्या हुआ, पानीपत तो इनकी सिर्फ पहली स्टेप थी, लेकिन अफगान हो गए, राजपूत हो गए, इनको धीरे धीरे करके इन्होंने हराया, और ऐसे ये क्या हो गए, पॉपुलर यहाँ पर बन गए। ठीक है, बात करूं मैं सबसे पहले अपने मेवाड़ की, तो राणा संगा ऑफ मेवाड़ का इन्होंने बैटल ऑफ खानवा, है ना, 1527 में बैटल ऑफ खानवा लड़ी राणा संगा ऑफ मेवाड़ के साथ, और ये यहाँ पर जीत गए, ठीक है। बहुत कम सोल्जर्स थे इनके पास, इनकी आर्मी बहुत कम थी, बट ये इतने ज्यादा करेजियस राजा थे कि इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सुपीरियर आर्टिलरी और कैवलरी के हेल्प से इन्होंने यहाँ पर ये जो जंग है ये जीत ली। फिर वापस राजपूत का एक और बैटल ऑफ चंदेरी कब हुई, 1528 सी में। यहाँ पर जब राजपूत वर्सेस बाबर हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे जीते बाबर ऐसे जीते कि उसके बाद किसी भी राजपूत ने उनके ऊपर वापस आक्रमण करने की सोची नहीं। तो बैटल ऑफ चंदेरी और बैटल ऑफ खानवा दो किसके साथ हुई बेटा, राजपूतों के साथ यहाँ पर हुई। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ घाघरा की, तो यहाँ पर अफगान लोग थे बिहार और बंगाल के, जिन्होंने बहुत परेशान कर रखा था बाबर को, ठीक है। बाबर के रूल पे ये बहुत बड़ा थ्रेट भी थे, है ना, बहुत ज्यादा थ्रेट थे किस पे, बाबर के रूल पर। बाबर ने क्या किया, इनको हरा दिया कब, 1530 सी के आसपास, और वहां से बेटा ये दिल्ली, आगरा, पंजाब, बिहार सबके राजा बन गए, और बहुत बढ़िया इनका राज यहाँ पर चल रहा था। बाबर के बाद फिर उनकी इवेंचुअली डेथ हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे हुमायूं जो है वो राजा बनते हैं। बाबर बेटा बहुत बढ़िया ऑथर भी थे, इन्होंने बाबर नाम आया तुजो की बाबरी, है ना, तुजो की बाबरी जो है इन्होंने लिखी है। बाद में अकबर ने तुजो की बाबरी को कन्वर्ट करवाया था, पर्शियन में से बाबर नामा भी कहते हैं। काफी ज्यादा बातें उसमें डेली लाइफ के बारे में, अपीयरेंस के बारे में, मैनर्स के बारे में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में इन्होंने तुजो की बाबरी में लिखा है।
लेटर उनके जो ग्रैंडसन है अकबर, उन्होंने इसको क्या किया था, पर्शियन भाषा में कन्वर्ट भी करवाया था। बात करें फिर उनके बेटे की हुमायूं की, तो बाबर के जो बच्चे थे उसमें सबसे एल्डेस्ट सन थे हुमायूं, जो राजा बन गए 1530 से 40 सी एंड 1555 से 56 सी। तो यहाँ देखिएगा कि 2 बार ही राजा बने हैं, बीच में लगभग 15 साल का गैप है। तो इस 15 साल में क्या हुआ था ये भी बताती हूँ। तो ही वॉज द एल्डेस्ट सन, और इतना बड़ा एम्पायर है ना, पूरा काबुल वगैरह, काबुल से लेके बिहार तक, हिमालय से लेके ग्वालियर तक, इतना बड़ा रीजन जो है बाबर इनके लिए छोड़कर गए थे। बट क्या हुआ, ये थोड़े से वीक राजा थे, है ना, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बाबर इतने स्ट्रॉन्ग राजा ये नहीं थे। थोड़ा सा इनकी जो क्वालिटीज थी वो इतनी ज्यादा बढ़िया नहीं थी, और हर तरफ दुश्मन थे, है ना। अफगान दुश्मन, एक बहुत बड़े दुश्मन थे इनके, शेर शाह सूरी या शेर खान, जो मेजर दुश्मन थे जिन्होंने इनको भगा दिया था, है ना। इनकी ऐसी हालत कर दी थी कि इनको इंडिया छोड़कर भागना पड़ गया था। तो हर तरह इनके खुद के भाई लोग इनके दुश्मन थे, है ना, इनके क्योंकि भाई लोगों को मिला नहीं एम्पायर, तो भाई भी इनके दुश्मन। तो ये जो है पूरी तरह से दुश्मनों से घिरे हुए थे। सबसे डेंजरस थे इनके शेर खान सूरी। बहादुर शाह, है ना, ये भी एक बहुत बड़े दुश्मन थे इनके, बहादुर शाह गुजरात और मालवा के। अब इनका रीजन कैसा चला ना, ये भागते रहे। सबसे पहले मान लो दिल्ली में है, दिल्ली से ये भागे शेर खान का एम्पायर को हड़पने। तो जब वो शेर खान के एम्पायर को हड़पने गए तो यहाँ बहादुर शाह आ गया, बहादुर शाह ने गुजरात हड़पा। ये छोड़ के यहाँ भागे तो शेर खान ने ये हड़प लिया, ये छोड़ के यहाँ भागे तो उनके भाइयों ने ये हड़प लिया। मतलब इनके दुश्मनों ने ही क्या कर दिया, इनको पूरी तरीके से परेशान कर दिया था। इनके ब्रदर्स भी क्या थे, इनके दुश्मन थे। सबसे पहला अटैक करा ना चूनर पे। चूनर क्या था, एक फोर्ट था, एक किला था जो शेर खान के पास था, ठीक है। चूनर पर जब ये पे अटैक कर रहे थे, वहां 4 महीने ये बैठे रहे, है ना। जब ये वहां पर अटैक कर रहे थे तो इतने में बहादुर शाह ऑफ गुजरात ने क्या करा, वहां गुजरात वाली तरफ पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो वहां से वो भागे कहां पर, बहादुर शाह के पास। तो उस समय पर वापस से शेर खान ने क्या करा, वापस से चूनर वाला फोर्ट अपने अंडर में कर लिया। जब हुमायूं ने गुजरात और मालवा को कैप्चर करा बहादुर शाह से, तो बहादुर शाह वहां से भाग गया, ठीक है, बहादुर शाह वहां से भाग गया। शेर खान ने क्या करा, इतने में बंगाल और बिहार वाले रीजन पर भी अपना वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है ना, वहां पर भी वो हड़पने लगा। तो अब ये हुमायूं क्या कर रहा है, गुजरात मालवा छोड़कर फिर भाग रहा है ना। गुजरात मालवा छोड़कर फिर से कहाँ भागा, ये शेर खान के पास भागा। जब ये वापस भागा तो बहादुर शाह फिर से आ गया, है ना। जब ये वापस से ये गुजरात मालवा छोड़कर जा रहे थे, वापस से कौन आ गया, बहादुर शाह आ गया, और उसने क्या करा, फिर से रिकैप्चर कर लिया गुजरात और मालवा को, है ना, क्योंकि उनके भाइयों के पास वो छोड़ के गया था और भाई भी उनके दुश्मन ही थे, है ना। हुमायूं ने फिर से क्या करा, चूनर का फोर्ट फिर से हड़पने की कोशिश करी। तो शेर खान ने क्या करा, उनका जो गौर था, बंगाल का कैपिटल था, उसको हड़प लिया, वहां खजाना लूट लिया। हुमायूं जो था वो बिल्कुल मस्ती कर रहा था कि अरे वाह यार, मैंने चूनर का फोर्ट वापस हड़प लिया है। जब वो अपनी मस्ती मेरी मेकिंग में था, तब उस समय पर शेर खान ने वापस क्या किया, गौर जो इनका कैपिटल था उसको हड़प लिया, ठीक है। उनका जो भाई था उसने क्या करा, खुद को बोलता मैं राजा हूं, है ना, हिंदल करके उनका एक भाई था, उसने कह दिया कि भैया आगरा का राजा तो मैं हूं, आई एम द विनर, ठीक है। तो शेर खान ने क्या करा, अब शेर खान का कट्टर दुश्मन बन गया। तो शेर खान ने उनके सारे कम्युनिकेशन आगरा से जो थे सबको कट ऑफ कर दिया। फिर क्या हुई, फिर हुई बैटल ऑफ चौसा, जहां से जो है हुमायूं का डाउनफॉल शुरू होना लगा। शेर खान ने क्या करा, पूरी बंगाल और बिहार की आर्मी को कंसोलिडेट करा, ठीक है। आर्मी ने आपस में क्या करा, 3 महीने तक आपस में बातचीत करी, लेकिन बात बनी नहीं, और हुमायूं को क्या करा, भागना पड़ा, है ना। हुमायूं को, क्योंकि वो शेर खान से हारने की स्थिति में था, तो हुमायूं वहां से एक गंगा नदी में बहते बहते वहां से भाग गया। कब, बैटल ऑफ चौसा में। फिर हुई बैटल ऑफ कन्नौज, है ना। शेर खान ने सोचा अभी तो भागा है, मतलब वीक है, अभी वापस एक और बैटल कर लेता हूं, और फाइनली बेटा बैटल ऑफ कन्नौज में हुमायूं हार गया। हुमायूं को हार के इंडिया छोड़ के भागना पड़ा, ठीक है। हुमायूं जो है डिसिसिवली डिफीट हो गया, और शेर खान जो बन गया मास्टर ऑफ दिल्ली और आगरा, और मुगल रूल अब क्या बन गया, अफगान रूल बन गया। मुगल जो है बाय बाय हो गए, हुमायूं को जो है इंडिया छोड़कर भागना पड़ा, और अब शेर खान सूरी या शेर शाह सूरी की जो है पकड़ बन गई दिल्ली आगरा वाले रीजन पे, ठीक है। 15 साल तक हुमायूं जो है भागते रहे यहाँ वहां, ठीक है। उनके भाइयों ने उनकी मदद नहीं करी। अमरकोट में, है ना, उनकी बेगम थी हमीदा बानू, तो हमीदा बानू और हुमायूं को अकबर हुआ, कहां पर, अमरकोट में 1542 में। और फाइनली वो यहाँ वहां भागते हुए थोड़े समय पर्शिया में रह रहे थे, कौन, हुमायूं।
अब हुमायूं का रिटर्न कैसे हुआ फिर? मैम आपने बोला कि आखिरी में 1 साल और हुमायूं वापस से दिल्ली पर राज कर रहा था, तो हुआ क्या? धीरे धीरे, अब देखो आदमी छोड़कर भागा है तो बुरा तो उनको लग ही रहा था, धीरे धीरे उन्होंने अपनी रिगेन को, अपनी स्ट्रेंथ को वापस रिगेन करा, है ना। धीरे धीरे काबुल और कंधार अपने भाइयों से वापस लिया। फिर हुआ क्या? शेर शाह सूरी की डेथ हो गई, है ना। अब भैया जैसे शेर शाह सूरी की डेथ हुई 1545 में, हुमायूं ने बोला, अब सॉरी बाबर, हाँ हुमायूं ने बोला कि दिस इज द गोल्डन चांस, ये बहुत गोल्डन चांस है। तो जैसे ही शेर शाह सूरी की डेथ हुई, वापस से रिटर्न हो गया हुमायूं का, और उस समय वहां बहुत सब वीक रूलर्स थे, उस समय हुमायूं ने क्या किया? वापस से आगरा पर कैप्चर कर लिया, इसका एडवांटेज लेकर दिल्ली आगरा वापस 1555 में ले लिए। लेकिन 1 साल में ही क्या हुआ? सीढ़ियों से गिरकर, है ना, स्टेयर से गिरकर, लाइब्रेरी की स्टेयर से गिरके इनकी डेथ हो गई, और फिर इनके बेटे अकबर जो है वो राजा बने। आई होप दिस मच इज क्लियर। यही था आपका एक ओवरव्यू ऑफ द मुगल एम्पायर। यहाँ एक छोटा सा पार्ट और हम देखेंगे कि शेर शाह सूरी जो है वो इतने बेहतरीन राजा कैसे है, और शेर शाह सूरी जो है ऐसे राजा थे कि जिनकी बातें अकबर ने भी फॉलो करी। तो ऐसा क्या उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये बात हमें अब चमकानी है। तो फरीद खान इनका नाम था, ठीक है, बिहार के एक जागीरदार के बेटे थे। इनका नाम शेर खान पड़ा जब इन्होंने एक टाइगर को मार डाला था, ठीक है। इन्होंने मुगल आर्मी को ज्वाइन करा बाबर के समय पर, और इसके बाद क्या करा इन्होंने? धीरे धीरे अपनी जो पकड़ है उसको बहुत बरकरार रखा। बाबर की जब डेथ हुई तो इनका सपना ये था कि अब राजा मैं बनूंगा, लेकिन राजा कौन बन गया? हुमायूं बन गया। इसीलिए हुमायूं और इनकी कट्टर दुश्मनी थी। चौथा बैटल ऑफ कन्नौज में इन्होंने किसको हरा दिया? हुमायूं को हरा दिया, ठीक है। मालवा, सिंध, पंजाब, मुल्तान, जितने आप रीजन देखोगे 5 साल में ही इन्होंने क्या किया भैया? बेहतरीन अपना एम्पायर, मतलब ऑल ओवर इंडिया पर इनका एम्पायर फैलने लगा। एक्सीडेंटली, है ना, एक्सीडेंट्स के कारण इनकी डेथ हो गई, लेकिन क्या हुआ? इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर अपना बनाकर रखा था। बहुत ब्रिलियंट ऑर्गेनाइजर थे, इनके मिलिट्री, इनकी सोच समझ बहुत ज्यादा बड़ी थी, और इन्होंने काफी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे टू स्ट्रेंथन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्या क्या इन्होंने क्या किया? अपने गवर्नमेंट को डिवाइड करा, अलग अलग मिनिस्टर बनाए कि भैया तुम जो है तुम रेवेन्यू देखो, तुम एग्रीकल्चर देखो, तुम फाइनेंस देखो, अलग अलग क्या करे इन्होंने? मिनिस्टर्स बनाए। और बहुत बढ़िया स्पाई सिस्टम, यानी कि बहुत बड़े डिटेक्टिव भी थे, तो बढ़िया सा स्पाई सिस्टम भी उन्होंने यहाँ क्रिएट करा। एम्पायर को जो है 47 प्रोविंसेस या सरकार में डिवाइड करा। हर सरकार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट थे जिनको प्रांगण बोले, उन प्रांगण में भी विलेज थे। विलेज का जो है अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन था, अपनी खुद की गवर्नेंस थी, ठीक है। यहाँ ऑफिशियल थे कि अफगान चीफ जो है वो सरकार का ध्यान रखेगा, शिकदार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखेगा, मुंसिफ जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट करेगा। तो अलग अलग ऑफिसर्स भी इन्होंने अलग अलग रीजन में बनाए, ठीक है। और हर ऑफिशियल का ट्रांसपोर्टेशन करते थे। ऐसा नहीं कि एक ऑफिशियल एक जगह ही रहेगा, ताकि कोई इतना पावरफुल नहीं हो जाए कि इनके खिलाफ खड़ा हो जाए। तो अलग अलग ऑफिशियल्स का ट्रांसपोर्ट भी ये करवा देते थे, ट्रांसफर भी ये करवा देते थे, ठीक है। विलेज में पंचायत थी, है ना, विलेज में अपना एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है कि भाई पटवारीस है, मुकद्दम्स है, वो अपना ही विलेज संभाल रहे हैं, वहां पर सेंट्रली कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया आर्मी थी इनकी, काफी डिसिप्लिन, काफी एफिशिएंट और काफी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी इनकी। हर एक आर्मी का फिक्स्ड सैलरी होती, है ना, फिक्स सैलरी थी सोल्जर्स की। और इन्होंने क्या किया बेटा? इन्होंने दाग और चेहरा सिस्टम, दाग सिस्टम कहता है कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्स, कि हॉर्स के ऊपर एक ब्रांडिंग लगी थी कि भैया ये इस पर्सन का हॉर्स है। तो दाग और चेहरा क्या था कि हर एक सोल्जर का डिस्क्रिप्टिव रोल था कि भैया तुम्हारा रोल ये है, तुमको लड़ाई में यहाँ खड़ा होना है। तो दाग और चेहरा सिस्टम इन्होंने यहाँ पर फॉलो किया था, ठीक है। आर्मी को यूनिट्स में डिवाइड करा था, हर एक यूनिट का एक कमांडर था, एक सेनापति था, ठीक है। काफी ज्यादा बढ़िया उनके सिक्योरिटी सिस्टम था। कैवेलरी और इन्फेंट्री, भले ही वो पैदल सोल्जर हो, भले ही घुड़सवार हो, सबकी ट्रेनिंग बराबर से की जाती थी, है ना। पहले दिल्ली सल्तनत में ऐसा था कि आप घुड़सवारों की ट्रेनिंग कर रहे हो, पैदल सोल्जर्स की ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, बट इन्होंने ऐसा नहीं करा, इन्होंने सबको हाईली ट्रेन कर मॉडर्न वेपन्स इन्होंने अपनी आर्मी के लिए बनाए थे। रेवेन्यू सिस्टम क्या था भैया? रेवेन्यू जो था बहुत साइंटिफिक था, है ना। लैंड का असेसमेंट करना, लैंड का रेवेन्यू कैसे होगा कि भैया पूरी लैंड की जानकारी लेंगे कि अच्छा इस पर एक साल में इतनी उपज होती है, इतना पैसा बनता है, तो इतना टैक्स यहाँ से मिलेगा। प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से इनका क्या था? रेवेन्यू सिस्टम यहाँ पर चल रहा था, ठीक है। लैंड को 3 हिस्सों में क्लासिफाई किया था, बहुत बढ़िया लैंड, गुड, मिडिल एंड बैड, ठीक है। तो गुड लैंड का इतना रेवेन्यू बनेगा, मिडिल लैंड का इतना बनेगा और बैड का इतना बनेगा, ये सब इन्होंने प्री डिसाइड करके रखा था, ठीक है। 1/3 ऑफ द टेकन, ना जितना भी मतलब लगभग जितना भी आपका प्रोड्यूस होता था उसका 1/3 भाग वो एज अ टैक्स कलेक्ट करते थे, ठीक है। रेवेन्यू जो था वो डायरेक्टली कलेक्ट होता था, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं था ताकि कोई करप्शन नहीं हो सके। फार्मर्स वर गिवन पट्टा,
टाइटल डीड ऑफ लैंड एंड काबूलियत, एग्रीमेंट टू पे टैक्स, रिड्यूस बर्डन ऑन पीसेंट टू इंश्योर लॉयल्टी, है ना। हर एक फार्मर के पास एक पट्टा था कि इतनी आपकी लैंड है, इतना आपको पैसा देना है और इतना एग्रीमेंट, है ना, कबूलियत, आपको साइन करना है कि हाँ भैया ये लैंड मेरी है और मैं हर साल जो है इतना जो है शेर खान को टैक्स दूंगा। ट्रेड बहुत बढ़िया थी ना, ग्रैंड ट्रंक रोड, द बिगेस्ट लार्जेस्ट रोड जो है वो इन्होंने बनवाया था और बहुत ट्रांसपोर्ट सिस्टम का उन्होंने ध्यान रखा था ताकि ट्रेड जो है वो बढ़िया हो सके, किसी भी सोल्जर को, किसी भी पीसेंट को, किसी भी आदमी को रोड की खराबियां देखने को नहीं मिले, ठीक है। एंट्री ड्यूटी, अगर कोई आ रहा है अंदर या कोई सामान बेच रहा है उनके एम्पायर में तो उसको पैसे देने पड़ते। इस तरीके से क्या था बेटा, बहुत ज्यादा बढ़िया पैसा यहाँ पर इन्होंने बना लिया था, ठीक है। इश्यूड यूनिफॉर्म कॉइन्स, गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर, सिल्वर रुपया था वो इस समय यहां से क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड कॉइन बन गया ऑफ एक्सचेंज फॉर सेंचुरीज। जस्टिस बहुत बढ़िया था, अगर किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट थी, हार्श एंड सीवियर। बहुत इनका मानते हैं कि इनका जस्टिस बहुत हार्श था, थोड़े क्रूअल राजा थे ये ना, बहुत इजी काइंड नहीं थे, किसी ने गलती करी है तो फांसी पे लटकाए थे बहुत इजीली, ठीक है। विलेज हेडमैन और लोकल चीफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि भैया आपको अपने एरिया में क्राइम देखना है, हर चीज के लिए शेरशान के पास नहीं आना है, सबका अपना अपना अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और अगर किसी ने नहीं किया, कंट्रोल क्राइम कहीं नहीं हुआ और पता चल गया शेर खान को, तो उसको पनिशमेंट भी दी जाती थी। तो इस तरीके से बेटा शेर खान का एडमिनिस्ट्रेशन इतना बढ़िया रहा कि अकबर ने भी इसको क्या किया है, फॉलो किया है। तो ये थी राइज ऑफ मुगल एम्पायर। आने वाले चैप्टर में हम अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।